विद्यार्थियों, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स, पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत पढ़ा था, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ये हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि स्मिथ के अनुसार अगर दो देशों के मध्य वस्तुओं की उत्पादन लागतों में निरपेक्ष अंतर होता है और उनको निरपेक्ष रूप से लाभ प्राप्त होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव है और इससे देशों को लाभ होता है। किंतु आज हम जो पढ़ रहे हैं वह है रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, रिकार्डोस थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। रिकार्डो के इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया गया था। उनके अनुसार उत्पादन लागतों में निरपेक्ष अंतर यानी कि एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस अगर नहीं है तो भी दो देशों के बीच व्यापार संभव है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के लिए लागतों के निरपेक्ष अंतर की अपेक्षा सापेक्ष अंतर की आवश्यकता है। उनके अनुसार यदि प्रथम देश दोनों ही वस्तुओं ए तथा बी को निरपेक्ष दृष्टि से कम लागत पर तैयार कर सकता है तो दोनों ही देश लागतों के सापेक्ष लाभ के आधार पर विशिष्टीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन की ओर प्रवृत्त होंगे और परस्पर व्यापार द्वारा दोनों ही देशों को लाभ होगा। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश उस वस्तु में विशिष्टीकरण करेगा जिसके उत्पादन में उसे अपेक्षाकृत रूप से कम लागत आती है, यानी कि जिसके उत्पादन में उसे अपेक्षाकृत अधिक लाभ होता है, जबकि दूसरी वस्तु के उत्पादन का दायित्व वह दूसरे देश पर छोड़ देगा क्योंकि उसे उसके उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक लाभ है, या हम यूँ कहें कि दूसरी वस्तु के उत्पादन में दूसरे देश को कम अपेक्षाकृत रूप से कम लागत आती है। इसी कारण इसे तुलनात्मक लागत या सापेक्ष लागत लाभ का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ कंपैरेटिव और रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज कहा जाता है। अब इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए कुछ मान्यताएं ली गई हैं जो हम इस तरह से लेते हैं। मान्यताएं मीन्स एजम्पशंस। सबसे पहली जो एजम्पशंस है वह कि श्रम के उत्पादन का एकमात्र साधन है, यानी कि रिकार्डो भी यह मान के चलते थे कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन का एक ही साधन है और वह है श्रम, और इसीलिए एक वस्तु की जो कीमत है वह उस वस्तु के उत्पादन में निहित श्रम लागत को बताती है। अब चूँकि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में विभिन्न श्रम की मात्रा होती है, अतः वस्तुओं की कीमतें भी अलग अलग होती हैं। तीसरी बात यह कि श्रम की जो सभी इकाइयां हैं वह समरूप हैं, होमोजीनियस हैं। फिर यह मान्यता भी ली गई कि एक देश में श्रम पूर्ण रूप से गतिशील होता है परंतु देश के बाहर यह गतिशील नहीं होता, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम की गतिशीलता नहीं मानी गई। श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता ली गई और इस कारण यह माना गया कि संपूर्ण देश में इस साधन की कीमत समान होती है। इस सिद्धांत की व्याख्या के लिए दो वस्तुओं और दो देशों का सरल मॉडल लिया गया है। दोनों देशों में दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। यह भी माना जाता है कि दोनों देशों में उत्पादन साधनों को
पूर्ण रोजगार प्राप्त है। दोनों देशों में स्थिर लागत अनुपात के अंतर्गत यानी कि उत्पादन समता नियम के अंतर्गत उत्पादन कार्य होता है। दो देशों के बीच व्यापार में कोई प्रतिबंध या रोक टोक या बाधा नहीं है। दोनों देशों में स्थायी साम्य की स्थिति पाई जाती है यानी कि व्यापार चक्रों का अभाव पाया जाता है। दोनों देश समान आर्थिक स्थिति वाले हैं और इनके मध्य व्यापार भी समान मूल्य वाली वस्तुओं का हो रहा है। तो ये मान्यताएं रिकार्डो ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत ली थी। अब रिकार्डो का ये सिद्धांत समझने के लिए एक तालिका लेते हैं। इस तालिका में आप देख रहे हैं कि हमने प्रति इकाई श्रम लागत को घंटों में लिया है और दो देश लिए हैं, पुर्तगाल और इंग्लैंड, और दो वस्तुएं ली है, शराब और कपड़ा। पुर्तगाल में शराब की एक इकाई के लिए 80 घंटे लगते हैं, जबकि कपड़े की एक इकाई के उत्पादन हेतु 90 घंटे लगते हैं श्रम के। इसी तरह से इंग्लैंड में शराब की एक इकाई का उत्पादन करने हेतु 120 घंटे श्रम लागत लगती है, जबकि कपड़े की एक इकाई के उत्पादन के लिए 100 घंटे श्रम लागत लगती है। प्रारंभिक तौर पर देखने से हमें यह लग रहा है कि पुर्तगाल को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में इंग्लैंड की अपेक्षा कम लागत लगती है और इसी कारण वह दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में उसे निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। इसके साथ ही हमें ये देख सकते हैं कि चूँकि पुर्तगाल को इंग्लैंड की तुलना में दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन हेतु कम श्रम लागत वहन करनी पड़ती है और चूँकि इंग्लैंड को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में अधिक श्रम लागत वहन करनी पड़ती है। अगर हम लागत अनुपात को देखें तो हम देख सकते हैं कि कपड़े के उत्पादन हेतु इंग्लैंड में प्रयुक्त श्रम की एक इकाई के बदले में पुर्तगाल को केवल 0.9 इकाई श्रम की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर इंग्लैंड के अंतर्गत कपड़े की एक इकाई का उत्पादन करना है और उसे एक इकाई श्रम चाहिए उसको उत्पादित करने के लिए, तो पुर्तगाल को केवल 0.9 इकाई चाहिए, यानी कि एक इकाई से भी कम चाहिए। इसी तरह से शराब के उत्पादन में अगर इंग्लैंड को एक इकाई शराब के लिए एक इकाई श्रम चाहिए तो पुर्तगाल को केवल 0.67 श्रम की इकाई चाहिए। यानी कि यद्यपि पुर्तगाल को दोनों ही इंग्लैंड की अपेक्षा दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में कम लागत वहन करनी पड़ती है, लेकिन तुलनात्मक रूप से उसे शराब में और भी कम लागत जो है उसको वहन करनी होती है। यानी कि तुलनात्मक रूप से पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में अधिक लाभ है, या हम यूँ कहें कि उसे सापेक्षिक रूप से लागत अंतर का लाभ प्राप्त हो रहा है। पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में कपड़े की अपेक्षा तुलनात्मक लाभ है और इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन में शराब की अपेक्षा तुलनात्मक लाभ है। यद्यपि इंग्लैंड में हम देख रहे हैं कि दोनों ही वस्तुओं उसको पुर्तगाल की तुलना में अधिक लागत उसको वहन करनी पड़ती है, लेकिन कंपैरेटिवली उसे कपड़े के उत्पादन में कम लागत वहन करनी पड़ती है।
अब अगर हम आंतरिक व्यापार की दृष्टि से देखें कि विनिमय अनुपात उन देशों में क्या हो रहा है डोमेस्टिक लेवल पर, तो हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड में शराब की 1 इकाई के स्थान पर कपड़े की 1.2 इकाई प्राप्त हो रही है। यानी कि जितनी इकाइयों के श्रम से 1 इकाई शराब की उत्पादित होती है, अगर उतने ही श्रम को कपड़े के उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाए तो 1.2 जो है इकाई श्रम कपड़ा उत्पादित होता है। इसी तरह से पुर्तगाल को 1 इकाई शराब के बदले में 0.89 कपड़ा मिल रहा है। यानी कि इंग्लैंड को 1 इकाई शराब के बदले में 1 इकाई से अधिक यानी कि 1.2 इकाई कपड़ा अपने घर में प्राप्त हो रहा है, अपने देश में प्राप्त हो रहा है, जबकि पुर्तगाल को अपने घर में 1 इकाई शराब के बदले में 0.89 जो है वह कपड़ा प्राप्त हो रहा है। अब अगर दोनों ही देशों के मध्य व्यापार शुरू होता है तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड 1 इकाई शराब के बदले में अगर उसे 1.2 इकाई से कम कपड़ा देना पड़े तो वह तैयार हो जाएगा, और पुर्तगाल 1 इकाई शराब के बदले में अगर उसे 0.89 से अधिक कपड़ा मिल जाए तो वह भी आसानी से तैयार हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होने पर पुर्तगाल को भी लाभ होगा और इंग्लैंड को भी लाभ होगा। इस तरह से पुर्तगाल का लाभ इसी में है कि वह शराब का उत्पादन करे, उसमें विशिष्टता प्राप्त करे और इसकी अतिरिक्त मात्रा को इंग्लैंड को निर्यात कर दे और बदले में वहाँ से कपड़े का आयात कर लें। इसी तरह इंग्लैंड को भी इस बात में फ़ायदा रहेगा कि वह कपड़े का उत्पादन करे, इसमें विशिष्टता प्राप्त करे और अपनी मांग पूरी करने के बाद अतिरिक्त कपड़े को पुर्तगाल को निर्यात कर दे और बदले में उससे शराब का आयात कर ले। अब जब तक इंग्लैंड को 1 इकाई शराब के बदले 1.2 इकाई से कम कपड़ा देना पड़ेगा और जब तक पुर्तगाल को 1 इकाई शराब के बदले में 0.89 से अधिक कपड़ा मिलता रहेगा, तब तक दोनों ही देश व्यापार से लाभान्वित होते रहेंगे और दोनों ही देशों के मध्य व्यापार होता रहेगा। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 0.89 इकाई से लेकर 1.2 इकाई कपड़े के बीच ये कहीं भी दर निर्धारित हो सकती है व्यापार की। माना कि सपोज ये 1:1 की दर निर्धारित हो जाती है, यानी कि 1 इकाई शराब के बदले में 1 इकाई कपड़ा, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की दर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त निर्धारित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड को 1 इकाई कपड़े के बदले में 1 इकाई शराब मिल जाएगी। यानी कि उसको 1 इकाई शराब के जो बदले में उसको 1.2 से कम यानी कि सिर्फ 1 इकाई ही कपड़ा देना पड़ेगा, यानी कि 0.2 इकाई का उसे फ़ायदा हो जाएगा, यानी कि 0.2 मीन्स 20 इकाई का उसे फ़ायदा हो जाएगा। जबकि पुर्तगाल को 1 इकाई शराब के बदले में 1 इकाई उसको कपड़ा मिल जाएगा, यानी कि उसको 0.11 इकाई का फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये डिपेंड करता है कि 0.89 या से 1.2 के बीच ये व्यापार की दर कहाँ निर्धारित होती है। इन दोनों देशों की आपसी विनिमय शर्तों के आधार पर, या हम कहें कि आपसी जो सौदेबाजी हैं उस पर डिपेंड करेगी उनकी जो है व्यापार की शर्त। और इस तरह से जब तक ये दर इन दोनों के बीच में रहेगी, दोनों देशों को ही लाभ होता रहेगा। और इस तरह से दोनों देश जो है वस्तुओं के लागत अंतर यानी कि सापेक्ष लागत अंतर के आधार पर लाभान्वित होते रहेंगे। तो इस तरह से दोनों देश ही लाभान्वित होंगे
अब इसको गणितीय रूप में हम कैसे प्रकट कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।